हेलो क्लास 12th बच्चों, मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को समाजशास्त्र में जो हमारा लेसन चल रहा था संरचनात्मक परिवर्तन, तो उसमें हमने औद्योगीकरण अब तक पूरा किया है। अब इसी लेसन का अगला पॉइंट हमारा है नगरीकरण। नगरीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो आज हम लोग नगरीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि नगरीकरण क्या है और इसमें औद्योगीकरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा है। जब उद्योग धंधों का विकास होने लगा तो ग्रामीण जनता जो थी वह उद्योग की खोज में ग्रामीण समुदायों को छोड़कर नगरों की ओर चलने लगी। तो नगरों की संख्या क्या हुआ, बढ़ने लगी, जिसका परिणाम कि नगरीकरण, उसका नाम नगरीकरण हो गया और उसे नगरीकरण के नाम से जानने लगे लोग। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसमें व्यक्ति नगरों में जाकर निवास करने लगता है। तो नगरीकरण का अर्थ क्या हुआ, नगरों के विकास, नगरों का विकास। नगरीकरण वास्तव में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी समाज में उद्योग धंधों के विकास अथवा अन्य किसी कारण के परिणाम स्वरूप नगरों का विकास हो गया। तो नगरीकरण का सीधा संबंध नगरीयता या नगरवाद से है। नगरीकरण के विभिन्न तत्वों को सम्मिलित रूप से नगरीयता ही कहा जाता है। तो इसे नगरीकरण को कुछ विद्वानों ने अपने शब्दों में इसको परिभाषित किया है। पहली परिभाषा हमारी है ओडम। ओडम के अनुसार ओडम ने कहा है नगरीकरण व्यक्ति की विचारधारा, आपसी व्यवहार तथा कार्य को परिवर्तित कर देता है। नगरीकरण व्यक्ति की विचारधारा, आपसी व्यवहार तथा कार्य को परिवर्तित कर देता है, जिसका परिणाम होता है नवीन युग से गुजरना, जहाँ प्रत्येक दिन नया श्रम विभाजन देखना पड़ता है। तो नगरीकरण का अर्थ जीवन के पहलुओं में निरंतर परिवर्तन। नगरीकरण का अर्थ हो गया जीवन के पहलुओं में निरंतर परिवर्तन। अब दूसरी परिभाषा है बकलेल के अनुसार
बर्गेल के अनुसार। इन्होंने कहा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। फिर तीसरी परिभाषा है हमारी ब्राइस एवं खान। ब्राइस एवं खान इन्होंने कहा है तकनीकी और पारिस्थितिकी घटनाओं के जीवन निर्वाह की शीघ्र बदलती हुई और बढ़ती हुई विशेषीकृत विधियों को प्रोत्साहित करना ही नगरीकरण है। फिर चौथी परिभाषा दी है श्रीनिवास ने कहा है नगरीकरण से अभिप्राय केवल संकुचित क्षेत्र में अधिक जनसंख्या से नहीं होता, बल्कि सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से होता है। फिर पांचवी परिभाषा है फेयरचाइल्ड के अनुसार। फेयरचाइल्ड ने कहा है नगरीकरण नगरीय बनने की एक प्रक्रिया है। नगरीकरण नगरीय बनने की एक प्रक्रिया है। इसका तात्पर्य व्यक्तियों अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं का नगरीय क्षेत्रों के अनुरूप बनना है तथा नगरीकरण का तात्पर्य नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या तथा नगरीय प्रक्रियाओं में वृद्धि होना है। और छठवीं परिभाषा है एंडरसन एवं ईश्वरन। इन्होंने कहा है साधारण रूप से नगरीय विकास के सुंदर रूप में नगरीकरण शब्द का उपयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है इन्होंने इसके दो अर्थ बताए हैं। तो पहला अर्थ इन्होंने कहा है कि व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय आवास की ओर बढ़ना। और दूसरा कहा है इन्होंने व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य के स्थान पर गैर कृषि कार्यों को ग्रहण करना। तो पहला था कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय आवास की ओर बढ़ना और दूसरा व्यक्तियों द्वारा कृषि कार्य को छोड़कर गैर कृषि कार्यों को ग्रहण करना। तो अब ये हमने देखा कि परिभाषाओं के आधार पर नगरीकरण शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया गया। नगरों में जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि गाँवों की अपेक्षा कम होती है, तो इसका परिणाम यह है कि नगरों में गाँवों से आने वालों की संख्या इनके विकास के कारण अधिक होने लगती है।
जिससे नगरीकरण के कारण जनसंख्या के आकार तथा घनत्व में भी परिवर्तन नहीं होता, अपितु व्यावसायिक विवरण में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि गैर कृषि व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने लगती है। तो इसे नगरीकरण कहते हैं। यह एक प्रकार से नगरीय बनने की प्रक्रिया है। तो ये हमने परिभाषाएं जो थीं ओडम के अनुसार, प्रगेल के अनुसार, ब्राइस एवं खान के अनुसार, श्रीनिवास के अनुसार, फेयरचाइल्ड के अनुसार, एडरसन एवं ईश्वरन के अनुसार। अब हम अगला पॉइंट हमारा है नगरीकरण तथा उसके प्रभाव। अगला पॉइंट है नगरीकरण तथा उसके प्रभाव। तो यहाँ हम बच्चों देखेंगे कि भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में एक प्रमुख कारण नगरीकरण भी है। नगरीकरण की प्रक्रिया में अंग्रेजी शासन काल में तीव्रता आई और नगरीय सामाजिक संरचना अर्जित भागों को महत्व देने वाली, प्रतियोगिता व गतिशीलता को प्रोत्साहन देने वाली होती है। तो नगरीकरण परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। परिवर्तित करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसमें हम देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण किस तरह का था। तो जब औद्योगिकरण का सीधा संबंध नगरीकरण से हो रहा है, तो औपनिवेशिक काल में ही नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। लेकिन स्वतंत्र भारत में इस प्रक्रिया को विशेष बढ़ावा दिया गया और कुछ वर्षों से तो जैसे भूमंडलीकरण की नीति को ही अपनाया गया है। नगरीकरण की प्रक्रिया भी प्रबल हो गई और देश की सरकार ने स्मार्ट सिटी की एक नई योजना निर्धारित की और इस योजना में नगरीकरण को विशेष प्राथमिकता दी। तो जब समाजशास्त्री दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो देश में नगरीकरण की प्रक्रिया स्वतंत्रता प्राप्त करने के 2 दशक उपरांत ही सभी स्थानों पर नगरीकरण की प्रक्रिया विभिन्न प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे। अब ये प्रश्न उठता है कि स्वतंत्र भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया कैसे चल रही है।
तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार चली जैसे समाजशास्त्री M.S.A. राव ने किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वे गांव आते हैं, वहाँ से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोज़गार ढूंढने के लिए जाते हैं और शहरों में क्या होता है, रहने लगते हैं। लेकिन इनके परिवार जो हैं वह गांव में ही रहते हैं। तो उत्तर मध्य भारत के एक गांव माधोपुर, उत्तर भारत का एक गांव था माधोपुर, उस गांव में 298 घरों में से 77 घर ऐसे हैं जिसके सदस्य प्रवासी हैं और प्रवासियों में से लगभग आधे ऐसे हैं जो मुंबई और कोलकाता में काम करते हैं और कुल अप्रवासियों के 75% ऐसे प्रवासी हैं जो गांव में अपने परिवार को नियमित रूप से पैसे भी भेजते हैं। तो अप्रवासी प्रत्येक साल 4 से 5 बार या 2 साल में 1 बार अपने गांव आते हैं और बहुत से प्रवासी केवल भारतीय नगरों में, विदेशों में ही रहते हैं। केवल भारत के ही नगरों में नहीं है, वो विदेशों में भी रहते हैं। अब देखेंगे गुजरात के गांव के अनेक प्रवासी अफ्रीका और ब्रिटेन के शहरों में रहते हैं। तो इन लोगों के अपने गांव में आधुनिक फैशन के मकान बने हुए हैं। इन्होंने ज़मीन जायदाद भी निवेश किया है तथा शिक्षण संस्थान और जन कल्याण के लिए ट्रस्टों को भी दान दिया है। तो ये देखा जाएगा कि शहरी प्रभाव उन गांवों में देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित हैं। जब भिलाई जैसा औद्योगिक शहर उभरता है तो उसके आसपास कुछ गांवों में पूरी ज़मीन उस शहर का हिस्सा बन जाती है और कुछ गरीबों की आंशिक भूमि अधिकृत हो जाती है। तो ऐसे शहरों में प्रवासी कामगार आते हैं जिसमें गांव के मकानों की मांग बढ़ जाती है और बाज़ार का विस्तार होता है। साथ ही स्थानीय निवासियों और अप्रवासियों के बीच के जो संबंध हैं, संबंधों को संतुलित करने की समस्या उत्पन्न होने लगती है। महानगरों का उद्भव और विकास, ये भी शहरी प्रभाव है जिससे निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। नगरों के विस्तार में कुछ समीपवर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो गए हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नगरीय विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो ये था स्वतंत्र भारत में नगरीकरण। अब अगला टॉपिक है हमारा समाज पर नगरीकरण के प्रभाव, कि समाज पर नगरीकरण के क्या प्रभाव पड़े। तो ये प्रभाव
कुछ बिंदुओं द्वारा हम स्पष्ट करेंगे। तो पहला हमारा है संबंधों में औपचारिकता। नगरीकरण के कारण जीवन का क्षेत्र क्या है, विस्तृत हो गया। नगरीकरण के कारण जीवन का जो क्षेत्र था वह विकसित हो गया, विस्तृत हो गया, और नगरों की जनसंख्या अत्यधिक होने लगी। तो लघु समुदायों में पाए जाने वाले आमने सामने के जो संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे, वह नगरों में संभव नहीं होते। तो संबंधों में क्या औपचारिकता आ गई। केवल छुओ और चलो कहावत चरितार्थ है नगरों में। मोरिस ने कहा है कि सभी व्यक्ति जो एक नगर के निवासी होते हैं, नगर के विकास के कारण एक ही स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। इसलिए नगरीय समुदायों के कारण संबंधों में औपचारिकता और बढ़ गई। दूसरा, एकाकी परिवारों में वृद्धि। नगरों का विकास हो जाने से भारत में संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया और समाज में एकाकी परिवार गठित हो गए। तो इन एकाकी परिवारों के कारण व्यक्तियों में सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता जो है वह समाप्त हो गई। पारिवारिक भावनाओं का अंत हो गया। लोग केवल अपने परिवार का हित चाहने लगे। तो ऐसी दशा में सामाजिक संबंधों में घोर परिवर्तन आ गया। फिर तीसरा है औद्योगीकरण। नगरों का विकास हो जाने के कारण औद्योगीकरण की प्रक्रिया बढ़ गई और प्राचीन युग के जो उद्योग थे वह धीरे धीरे समाप्त हो गए। बड़े उद्योग धंधों के विकास के कारण भारत में सामाजिक संगठन में परिवर्तन हुए। स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ और नए सामाजिक वर्गों का जन्म हो गया। तो पूंजीपति व श्रमिक वर्ग के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। स्त्रियों में आत्मनिर्भरता जो है वह बढ़ गई। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे क्योंकि यातायात के भी साधनों की सुविधा बढ़ गई। कारखानों की स्थापना में गंदी बस्तियों की समस्याओं में वृद्धि हुई, जिससे हड़ताल आदि के कारण जीवन में अनिश्चितता आने लगी। ये औद्योगीकरण है। अब आइए फैशन की पूजा। नगरीकरण के कारण सामाजिक जीवन में बनावट आ गई। नगरों में चमक दमक, सजावट तथा आकर्षण का महत्व बढ़ गया। चारों ओर फैशन अपनाया जाने लगा। तो सामाजिक तौर तरीकों के स्तर में भारी अंतर आने लगा।
स्त्रियों की वेशभूषा बदल गई, लड़कियों व लड़कों के पहनावे में परिवर्तन हो गया। नगरों में नगरीकरण के कारण कृत्रिमता तथा फैशन का प्रभाव बढ़ गया। उन नगरों में परिवर्तन अधिक तेज़ी से आते जो पर्यटक केंद्र अथवा अंतर्राष्ट्रीय विमान पोतों एवं बंदरगाहों की सुविधा से युक्त हैं। वहाँ पे फैशन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। फिर 5वां है सामाजिक विजातीयता। नगरीकरण के प्रभाव से विभिन्न जातियां, पेशों तथा संस्कृतियों के लोग पाए जाने लगे। एक ही जाति के लोगों का नगरों में अभाव था, तो इसलिए नगर के लोग स्थायी संबंधों की स्थापना करने में असफल रहे। तब नगर के लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले संबंधों का अभाव पाया जाने लगा, क्योंकि नगरों में विभिन्न जातियों का निवास होता था। तो जो पेशे तथा संस्कृति में समान नहीं होते हैं, तो नगरीकरण के कारण संबंधों में विजातीयता बढ़ गई। फिर 6वां है जनसंख्या में विषमता। नगरों के विकास के कारण भारत में जनसंख्या के घनत्व में समानता का अभाव पाया गया और जिन नगरों में औद्योगिकरण अधिक हुआ है, उनकी जनसंख्या भी अधिक हो गई। जिन नगरों का औद्योगिक विकास नहीं हुआ, उनकी जनसंख्या कम ही रह गई। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि नगरीकरण के कारण जनसंख्या में विषमता आ गई। विशाल जनसंख्या वाले नगरों में गंदी बस्तियों का विकास हो गया तथा अपराधों की संख्या बढ़ गई। विषमता केवल रहन सहन एवं रीति रिवाजों में ही नहीं, व्यवसायों में भी देखी जाने लगी। फिर 7वां है द्वितीयक समूहों में वृद्धि। नगरीकरण के कारण भारत में परिवार प्राथमिक समूह क्या हुआ, प्रभावहीन हो गए। नगरों में समितियों, संस्थाओं व विभिन्न प्रकार के द्वितीयक संगठनों के द्वारा सामाजिक संबंधों की स्थापना हो गई। तो नगरीय लोगों के संबंधों में निजता की कमी आ गई और द्वितीयक समूह में पाए जाने वाले संबंध अधिक स्थायी नहीं रहे और उनमें आत्मीयता नहीं रह पाई। अब 8वां है वर्गीय व्यवस्था की अनिश्चितता। वर्गीय व्यवस्था की अनिश्चितता। नगरीकरण के प्रभाव से समाज में विभिन्न वर्गों का विकास विभिन्न आधारों पर होने लगा। एक वर्ग के व्यक्ति केवल अपने ही वर्गों के सदस्यों के साथ संबंधों की स्थापना करने लगे।
और उन्हीं का हित चाहने लगे। तो ये वर्ग प्रायः क्या हुआ, पेशों के आधार पर बन गए। तो जब जैसे अध्यापक वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया, लिपिक वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, तो इन वर्गों के नाम जो हैं पड़ गए, उनका अपना एक नाम से उनको संबोधित किया जाने लगा। तो इन वर्गों ने समाज को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर दिया। तो वर्गों के विभिन्न संगठनों के कारण समाज में द्वितीयक समूहों की संख्या बढ़ गई। संबंधों में औपचारिकता बढ़ गई और वर्गीय संघर्ष आरंभ हो गए। सामाजिक रहन सहन के स्तर में अंतर दिखाई पड़ने लगा। तो जो धनी वर्ग का व्यक्ति आधुनिक कॉलोनियों में और निर्धन वर्ग का व्यक्ति झोपड़ियों में रहने लगा। तो ये आर्थिक विषमता के कारण समाज में असंतोष बढ़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक विघटन की स्थिति उत्पन्न होने लगी। फिर 9वां है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभाव। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभाव। अब ये नगरीकरण के कारण व्यक्तिवादी विचारों का जन्म हुआ और इस भावना के परिणाम स्वरूप प्राचीन सामाजिक रीति रिवाज धीरे धीरे गायब हो गए। प्राचीन समय में समाज के जो रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं थीं जिनके अनुसार लोग काम करते थे, लेकिन नगरीकरण द्वारा वह धीरे धीरे समाप्त हो गई और सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन, परिवार, पड़ोस, प्रथाएं, ये सब प्रभाव विहीन हो गए। सरकारी कानून द्वारा सभी संबंध नियंत्रित होने लगे। परिवार के बहुत से कार्यों में राज्य हस्तक्षेप बढ़ गया। ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का स्थान औपचारिक नियंत्रण ने ले लिया। फिर है अवैयक्तिक संबंधों की अधिकता। नगरीकरण के कारण नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई और उस वृद्धि के कारण लोगों में व्यक्तिगत संबंधों की स्थापना कम हो गई, जिसका स्थान अवैयक्तिक संबंधों ने ले लिया। तो अवैयक्तिक संबंधों की अधिकता अथवा प्रधानता यह नगरों की प्रमुख विशेषता है। इसी आधार पर R.N. मोरिस ने कहा है, जैसे जैसे नगर विस्तृत होता जाता है, वैसे वैसे इस बात की संभावना कम होती जाती है कि दो व्यक्ति एक दूसरे को जानेंगे। नगरों में सामाजिक संपर्क अवैयक्तिक, क्षणिक, अनावश्यक तथा खंडात्मक होते हैं। तो नगरों की अधिक जनसंख्या तथा इसकी विजातीयता व्यक्तिगत एवं प्राथमिक संबंधों को असंभव बना देती है। फिर अगला है
भौतिकवादी विचारधारा। भौतिकवादी विचारधारा नगरीकरण का विकास, व्यक्तियों के दृष्टिकोण से इसमें भारी परिवर्तन आया। एक समय था जब भारत में आध्यात्मिकता की भावना पर बल दिया जाता था, किंतु नगरों का विकास हो जाने से लोगों में भौतिकवाद की भावना का जन्म हुआ और यही भौतिकवाद के कारण व्यक्ति का दृष्टिकोण उपयोगवादी बन गया, जिसमें प्रत्येक वस्तु अथवा विचारधारा की उसी समय ग्रहण करता है जब वह भौतिक दृष्टि से उपयोगी हो या व्यक्ति की अधिक स्थिति में वृद्धि करती हो। इस भौतिकवादी सोच ने व्यक्ति को भोगवादी बना दिया। अब आज क्या है, व्यक्ति आर्थिक प्रतिस्पर्धा में लगा हुआ है, जिसके कारण समाज में सहयोग कम और संघर्ष अधिक बढ़ गया। इस स्थिति के कारण समाज में एकीकरण के स्थान पर विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होने लगी। फिर अगला है सामाजिक मूल्यों की प्रभावहीनता। नगरीकरण के कारण व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ और इस विचारधारा के कारण प्राचीन सामाजिक मूल्यों का प्रभाव कम हो गया। परिवार की सामाजिक स्थिति का ध्यान रखा जाने लगा और नगरों के विकास हो जाने से प्राचीन सामाजिक मूल्य प्रभाव विहीन हो गए। उनका स्थान भौतिकवाद तथा व्यक्तिवाद ने ले लिया। फिर अगला है श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के विकास के कारण विभिन्न देशों में श्रम विभाजन एक विशेषीकरण में वृद्धि हुई, जिसका परिणाम तकनीकी दृष्टि से कुशल कारीगरों का महत्व बढ़ गया। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, तो इनमें क्या हुआ, इन सब में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर में अपनी विशिष्ट क्षेत्र हो गए और अलग अलग तरह के डॉक्टर आपको है। तब फिर मॉरिशस ने क्या कहा, जैसे ही किसी क्षेत्र का घनत्व अधिक हो जाता है, वैसे ही विशेषीकरण एवं विभेदीकरण विकसित होने लगता है। तो इस श्रम विभाजन के कारण नगरों में एक दूसरे पर आश्रितता बढ़ती है और संतुलन समाप्त होता है। फिर अगला है आपका सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता जो है, यह पारंपरिक रूप से भारत के लोग
अपने निवास स्थान से प्रेम करते थे। वे घर में बीमार माने जाते थे। अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र उन्होंने जाना अच्छा लगता था। तो उनकी स्थिति जन्म से जीवन पर्यंत जो है वह समान ही रहती थी, किंतु नगरों का विकास हो जाने से भारतवासियों के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। अब वे आजीविका की खोज में कहीं दूसरी जगह जाना प्रारंभ किया। भारतीय समाज में यातायात के साधन भी जो हैं इसका विकास हुआ। तो यातायात के साधनों के विकास तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण गतिशीलता बढ़ी। व्यक्ति को उनकी जो इच्छाएं थीं वह भी बढ़ने लगी। तो आज जो निर्धन है कल धनी हो, आज जो धनी है कल वह निर्धन भी बन सकता है। तो इस नगरीकरण व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति की गतिशील बना दिया। तो इन परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए नगरों के व्यक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। तो एक परिवार के सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय में लगने के कारण उनके व्यवसायों में लगे रहे। तो इसमें डेविस ने अपने विचार व्यक्त किया है, कहा है कि नगरीय व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊंचा नीचा कर सकते हैं तथा स्थिति के लिए प्रतियोगिता महत्वपूर्ण बन जाती है। और सामाजिक गतिशीलता के संदर्भ में मोरिस ने भी यही कहा है कि नगरीय लोग भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से गतिशील होते हैं। फिर अगला है अंधविश्वासों की समाप्ति। जब भारत में धार्मिक विश्वासों पर आंख बंद करके चलने की प्रथा थी, लेकिन आज विज्ञान ने परंपरागत दृष्टिकोण की संकीर्णता को व्यापक बना दिया। आविष्कारों के कारण व्यक्ति का दृष्टिकोण तार्किक हो गया। अब प्रत्येक सिद्धांत या बात को तर्क के आधार पर माना जाने लगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, अंधविश्वासों की समाप्ति नगरीकरण की ही एक देन है। फिर है जातीय नियंत्रण का अभाव। जातीय नियंत्रण का अभाव यह भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, विवाह संस्कार, स्त्रियों की निम्न दशा, इन सब का क्या था, प्रचलन था। किंतु आज नगरीकरण के कारण शिक्षा का प्रसार हुआ। भारत में विवाह संबंधी अधिनियमों को पारित करके विवाह संबंधों में मान्यता को क्या किया, बदल दिया। आज विवाह की आयु निर्धारित कर दी गई, बाल विवाह समाप्त कर दिया गया और अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिला। विधवा पुनर्विवाह आरंभ हो गया। जाति के सभी प्रतिमान जो हैं वह बदल गए। यातायात के साधनों का विकास हो जाने से जाति पात के बंधन भी टूट गए। राजनीतिक उथल पुथल के कारण भारत में नवीन संविधान पारित हुआ।
जिसके कारण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई और सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। सामाजिक अधिनियमों ने स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार किया। तो ये हमारा जो था बच्चों समाज में नगरीकरण के प्रभाव, तो इसके कुछ बिंदु थे, उन बिंदुओं को हमने आपको बताया। पहला था संबंधों में औपचारिकता, दूसरा था एकाकी परिवारों में वृद्धि, तीसरा औद्योगिकीकरण, चौथा फैशन की पूजा, पांचवा सामाजिक विजातीयता, छठवां जनसंख्या में विषमता, सातवां द्वितीयक समूहों में वृद्धि, आठवां वर्गीय व्यवस्था की अनिश्चितता, नौवां अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण का अभाव, दसवां अवैयक्तिक संबंधों की अधिकता, 11वां भौतिकवादी विचारधारा, 12 सामाजिक मूल्यों की प्रभावहीनता, 13 श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण, 14 सामाजिक गतिशीलता, 15 अंधविश्वासों की समाप्ति और 16 जातीय नियंत्रण का अभाव। तो ये लेसन हमारा बच्चों, ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन। अब इसमें जो है कुछ छोटे छोटे टॉपिक के बारे में आपको बता दें। जैसे संरचना में हम कहेंगे कि यह किसी इकाई के अंगों की एक व्यवस्था से है, अर्थात निश्चित ढांचा ही संरचना है। और सामाजिक संरचना से यह है कि समाज के विभिन्न अंगों के उस व्यवस्थित क्रमबद्धता से है जो कि समाज विशेष में और एक समय विशेष में सामाजिक संस्थाओं, स्थितियों, भूमिकाओं आदि के एक निश्चित ढंग से संबद्ध हो जाने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। और संरचनात्मक परिवर्तन जो है उन परिवर्तनों से है जो समाज की संरचना पर गहरा प्रभाव डालते हैं तथा उनका रूपांतरण कर देते हैं। फिर है उपनिवेशवाद। ये शॉर्ट में इनके बारे में बता दे रहे हैं। उपनिवेशवाद जो है यह उस नीतिगत विचारधारा से है जिसके अंतर्गत कोई साम्राज्यवादी देश किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उस पर अपनी सत्ता बना लेता है, अर्थात उसे अपने अधीन कर लेता है। हस्तशिल्प जो है यह उत्पादन के उस स्वरूप से है जिसमें उत्पादन के अपने परिश्रम तथा कलात्मक कौशल या कारीगरी से उत्पादन होता है, किसी यंत्र द्वारा नहीं किया जाता। फिर वास्तु विनिमय व्यवस्था। ये वास्तु विनिमय व्यवस्था क्या है? वास्तु विनिमय व्यवस्था ये लेन देन की उस व्यवस्था से है जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु या एक सेवा के बदले किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है। इससे में वस्तु या सेवा के बदले धन के लेन देन का प्रावधान नहीं होता। फिर है औद्योगिकीकरण।
औद्योगीकरण क्या है? औद्योगीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन की आधुनिक व्यवस्था तथा संबंधित संबंधों का विकास एवं प्रसार होता है। इस प्रकार औद्योगीकरण यांत्रिक उत्पादन के आधुनिक ढंगों के प्रसारित होने की प्रक्रिया है। फिर उद्योगवाद। उद्योगवाद जिसके अंतर्गत औद्योगिक जीवन के साथ अनुकूलन स्थापित किया जाता है। उद्योगवाद से उस विश्वास से भी है जो औद्योगिक जीवन के प्रति होता है। नगरीकरण। नगरीकरण जो है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय तत्वों या शहरीकरण का विकास एवं प्रसार होता है। नगरीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक जटिल प्रक्रिया है। नगरीयता या नगरवाद। नगरीयता या नगरवाद नगरीकरण से संबंधित एक दृष्टिगोचर है। नगरीकरण के विभिन्न तत्वों को सम्मिलित रूप में नगरीयता कहा जाता है। नगरीयता नगरीय समुदाय के जीवन व्यतीत करने का ढंग है। तो ये आपका संरचनात्मक परिवर्तन जो है ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। अब इसमें कुछ प्रश्न हैं, विस्तृत प्रश्न, उनको आपको बता दें। पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद से क्या आशय है? भारतीय समाज एवं जीवन पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। दूसरा, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? सामाजिक संरचना के मूल तत्व बताइए तथा संरचनात्मक परिवर्तन की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। तीसरा, भारतीय समाज के संदर्भ में उपनिवेशवाद काल में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों का विवरण दीजिए। चौथा, उपनिवेशवाद ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिए। नगरीकरण और औद्योगीकरण के संदर्भ में औपनिवेशिक अनुभवों का उल्लेख कीजिए। फिर अगला, औद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगीकरण की प्रक्रिया की विशेषताओं को बताइए। फिर अगला प्रश्न, औद्योगीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय सामाजिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़े? विस्तार से समझाइए। अगला, नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? अर्थ और परिभाषा बताइए। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़े, समझाइए। तो ये भारतीय संरचनात्मक परिवर्तन जो है, ये हमारा संरचनात्मक परिवर्तन, ये लेसन हमारा समाप्त हो गया। अभी आपको बुक के बारे में नहीं बताया गया है, आप ये नोट्स कर बनाइए और इसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और समाप्त हो जाने के बाद जो है, जब आपका ये समाप्त होगा तो फिर अभी कोई अच्छी बुक नहीं आई है, अच्छी बुक के बारे में पता चलेगा तो फिर हम आपको बता देंगे, आप लोग ले लीजिएगा। तब तक ये नोट्स बना करके क्वेश्चन आंसर आप लोग बराबर करते रहिएगा। और इसमें जो बहुविकल्पी और ये सारे प्रश्न जो हैं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये मैं आप लोगों को जब ये पढ़ा लेंगे उसके बाद इन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को लिखवा दूँगी।
जिससे आपको याद करने में सुविधा हो जाएगी। तो बच्चों, धीरे धीरे हमने खंड ख का पहला लेसन हमारा समाप्त हो गया है और आप लोगों से बार बार पुनः यही कहा जा रहा है कि जो कुछ समझ में ना आए उसके बारे में कृपया आप लोग बराबर पूछती रहा करिए। तो आगे अब आप लोगों को अगला लेसन जो है हमारा है सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहला लेसन हमारा खंड ख का समाप्त हो गया है। अब इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।